जुनको फुर्ता। उन 44 दिनों में जुनको के साथ जो कुछ हुआ वो किसी इंसान की सहन शक्ति से कोसों दूर था। उसे सिगरेट से 500 से ज्यादा बार दागा गया। उसके शरीर के अंगों में लोहे की रॉड, कांच की बोतलें, जलते हुए पटाखों को डाल दिया गया। उसे मजबूर किया गया कि वो कॉकरोच खाए, अपने पेशाब को पिए। जब वो दर्द से बेहोश होने लगी तो फिर उसे पीटा गया ताकि वो होश में आए और उस पीड़ा को वो महसूस कर सके। उसके पैरों पर तेल डालकर लाइटर से आग लगा दी गई ताकि वो भागने का सपना ना देख पाए। अपराधियों की मानसिकता का सबसे डरावना पहलू यह था कि वो राक्षस नहीं थे, और यही बात उन्हें और डरावना बनाती है। ये कहानी किसी पागलपन, नशे या मानसिक बीमारी की नहीं है। ये उस ठंडे और सामान्य दिखने वाले इंसान की कहानी है जो पूरे होश में शैतान बनता है। जुनको फुर्ता। यह मामला महज अपराध का नहीं बल्कि मानवता के खत्म होने का वो दस्तावेज है जहां पर एक 17 साल की लड़की को 44 दिनों तक जिंदा रखा गया, मरने से भी बदतर हालत में। उसके चारों ओर मौजूद दुनिया ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। टोक्यो में वो साधारण सा घर जिसमें माता पिता रहते थे, दोस्तों का आना जाना था, हंसी मजाक हो रहा था। उसी घर की दूसरी मंजिल पर हर रोज इंसानियत का कत्ल होता था। पर अफसोस, ना कोई चीख सुनना चाहता था और ना कोई सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि असली डर यह नहीं था कि जुनको मर रही है। असली डर तो यह था कि उसे सरेआम मरने दिया जा रहा है। और इसीलिए कहानी आज आपको डराएगी क्योंकि इसमें कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे आपके जैसे दिखने वाले इंसान है। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है। 12月中旬には激しい暴力を加えました。 25 नवंबर साल 1988 की उस मनहूस शाम को जब टोक्यो की सड़कों पर ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, जुनको फुर्ता अपनी पार्ट टाइम की नौकरी खत्म करके घर लौट रही थी। वो अपनी उम्र की किसी भी दूसरी लड़की जैसी थी, होनहार, शांत और सपनों से भरी हुई। लेकिन उसी शहर की गलियों में 4 ऐसे किशोर शिकार की तलाश में थे जो किसी मानसिक अस्पताल से नहीं भागे थे, बल्कि वो उसी समाज की पैदावार थे जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं। उन्होंने उसे अगवा कर लिया और एक ऐसे घर में ले गए जहां पर नॉर्मल लाइफ जैसी जिंदगी चल रही थी। यह इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है कि जिस कमरे में जुनको का मांस नोचा जा रहा था, ठीक उसके नीचे वाले कमरे में टीवी पर रोजाना के कार्यक्रम देखे जाते थे। जिस घर में एक लड़की की आत्मा हर पल तड़प रही थी, उसी घर के किचन में अगले दिन का नाश्ता बनता था। अपराध केवल उस दूसरी मंजिल पर नहीं हो रहा था, असली अपराध तो उस घर की पहली मंजिल पर भी था जहां घर के बड़े बूढ़े सब कुछ जानकर अनजान थे। हाँ, यह सवाल उठना चाहिए ना कि क्या एक घर की छत के नीचे रहने वाले जो जान रहे हैं कि किसी को नोचा जा रहा है और जानकर खामोश हैं, वो अपराधी नहीं? जुनको को उस घर की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। उन लड़कों में से एक के माता पिता उसी घर में रहते थे। उन्होंने जुनको को देखा था, उसकी सिसकियों को सुना था। वे जानते थे कि ऊपर एक कमरे में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन घर के अंदर रहने वाले उन बुजुर्गों ने खामोश रहना जाना। सवाल नहीं पूछा क्योंकि सवाल पूछने का मतलब था जिम्मेदारी उठाना, मुसीबत बोल लेना। अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, कानों में मानो रुई डाल ली। यही वो मौन है जो किसी भी हथियार से ज्यादा घातक होता है। जुनको को मजबूर किया गया कि वो अपने माता पिता को फोन करे और कहे कि वो घर से भाग गई है। जब वो फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी, तब लीडर और उसके हंसने वाले दोस्त उसके बगल में खड़े थे। उसे तुरंत मौत की धमकी दी गई। उस फोन कॉल के बाद बाहर की दुनिया के लिए वो महज एक भागी हुई लड़की थी, लेकिन उस कमरे के अंदर वो एक ऐसी कैदी थी जिसे मौत की भी भीख नसीब नहीं थी। सवाल यह उठता है कि अगर कमरे में इतना शोर था तो बाहर फिर इतनी गहरी खामोशी किस लिए थी?
आखिर क्यों 100 लोग 44 दिनों तक एक मासूम को मरते देखते रहे? इस केस की जांच में सबसे खौफनाक सच वही सामने आया कि 44 दिनों के दौरान कम से कम 100 लोगों को पता था कि उस कमरे में एक लड़की को बंधक बनाया गया है। उन लड़कों के दोस्त अक्सर वहां आते, वे ऊपर जाते, उसको छेड़ते, नोचते, शराब पीते और फिर नीचे आकर नॉर्मल हो जाते। देखकर खामोश रहने वाले इन 100 लोगों के लिए जुनको एक इंसान नहीं थी, वो उनके मनोरंजन का साधन बन गई थी। यहां इंसान की सामूहिक क्रूरता का वो चेहरा दिखता है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। उन दोस्तों ने कभी किसी पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि वो उस लीडर से अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते थे। उनके लिए एक लड़की की तड़पती जान से ज्यादा जरूरी उनका मजा था। यह अपराध हमें इसलिए भी असहज करता है क्योंकि यह दिखाता है कि बुराई सिर्फ जुर्म करने वालों में नहीं बल्कि उसे शांति से देखने वालों में भी उतनी गहरी होती है। आप सोचिए, अगर उन 100 लोगों में से किसी भी एक ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया होता तो शायद वो लड़की जिंदा होती, लेकिन इन चारों ने बिना पछतावे के हर रोज उसे नोचकर मार डाला। उन 44 दिनों में जुनको के साथ जो कुछ हुआ वो किसी इंसान की सहन शक्ति से कोसों दूर था। उसे सिगरेट से 500 से ज्यादा बार दागा गया। उसके शरीर के अंगों में लोहे की रॉड, कांच की बोतलें, जलते हुए पटाखों को डाल दिया गया। उसे मजबूर किया गया कि वो कॉकरोच खाए, अपने पेशाब को पिए। जब वो दर्द से बेहोश होने लगी तो फिर उसे पीटा गया ताकि वो होश में आए और उस पीड़ा को वो महसूस कर सके। उसके पैरों पर तेल डालकर लाइटर से आग लगा दी गई ताकि वो भागने का सपना ना देख पाए। अपराधियों की मानसिकता का सबसे डरावना पहलू यह था कि वो राक्षस नहीं थे और यही बात उन्हें और डरावना बनाती है। वे नॉर्मल दिखने वाले लोग थे जो स्कूल जाते थे, समाज का हिस्सा थे, लेकिन उस कमरे के अंदर एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए क्रूरता की होड़ लगाए बैठे थे। उनके लिए जुनको का शरीर एक प्रयोग की वस्तु बन गया था। उनका लीडर आदेश देता और हंसने वाले दोस्त उसका पालन करते। जिस वक्त वो सिगरेट से दाग रहे होते, शायद उसी वक्त वे आपस में किसी वीडियो गेम या फिल्म की चर्चा कर रहे होते। ये मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह खत्म करने वाला था। 4 जनवरी साल 1989 को उसका शरीर अब और दर्द नहीं सहन कर पा रहा था। उस दिन लीडर ने उसे खेल हारने के बहाने घंटों पीटा, उसके शरीर पर खौलता हुआ मोम डाला। उसे शाम को उसने दम तोड़ दिया, लेकिन उन दरिंदों का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्हें लाश को एक लोहे के ड्रम के ऊपर डाला और ऊपर से गीला कंक्रीट यानी सीमेंट भर दिया। जुनको फुरता, जो कभी अपनी क्लास की होनहार लड़की थी, अब सीमेंट के एक भारी पत्थर के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गई। उस ड्रम को टोक्यो के एक औद्योगिक इलाके में फेंक दिया गया। जब महीनों बाद यह केस खुला, पुलिस को वो ड्रम मिला तो कंक्रीट को काट कर जब जुनको को निकाला गया तो अनुभवी डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसका एक भी अंग सही सलामत नहीं था। यह सीमेंट का ड्रम महज एक लाश को छिपाने की कोशिश नहीं थी, यह उस समाज की हकीकत थी जिसने एक बेगुनाह को जिंदा रहते दफन कर दिया। पर सवाल क्या इंसाफ हुआ? इस पूरी दास्तां का सबसे निराशाजनक हिस्सा वही है जो न्याय कहा जाता है। चूंकि चारों अपराधी नाबालिग थे, इसलिए जापान के बाल कानून के अनुसार उन्हें वो सजा नहीं मिली जिसके हकदार थे। मुख्य आरोपी को केवल 20 साल की सजा हुई और बाकी को उससे भी कम। आज वो सब आजाद हैं, अपनी पहचान बदल ली है, शादियां कर ली हैं, समाज में सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन ये नैतिक रूप से पूरी दुनिया पर एक शर्मनाक धब्बा है। ये न्याय नहीं, उस अपराध पर एक अंतिम मुहर है। उन दरिंदों को समाज में वापस लाने का मौका मिला, लेकिन जुनको के पास कभी वो मौका नहीं था। ये निराशा हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या कानून वास्तव में पीड़ित के लिए है या अपराधियों की उम्र बचाने के लिए? मनोवैज्ञानिकों के लिए केस एक बड़ी पहेली रहा। ये लोग कोई जन्मजात अपराधी नहीं थे और यही बात उन्हें और डरावना बनाती है। जुनको केस में किसी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी नहीं थी। ये मामला सामूहिक मानसिक विकृति और अमानवीयकरण का है। जब हम किसी को इंसान मानना बंद कर देते हैं तो उस पर अत्याचार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उन लड़कों के लिए जुनको केवल एक चीज थी। यह केस हमें याद दिलाता है कि बुराई कहीं दूर जंगल में नहीं दिखती, वो हमारे बगल वाले घर में, हमारे साथ काम करने वाले लोगों में या फिर हमारे ही दोस्तों में छिपी हो सकती है। यह सामूहिक वैश्यपन का वो चेहरा है जहां इंसान अपनी नैतिकता को त्याग कर भीड़ की क्रूरता का हिस्सा बन जाता है। उन 100 लोगों की चुप्पी इसी वैश्यपन का हिस्सा थी।
सवाल कि क्या जुनको की चीखें आज भी हमें कटघरे में खड़ा करती हैं? जुनको फुर्ता की कहानी महज एक पुरानी घटना नहीं है, एक चेतावनी है। ये हमें हमारे समाज के उस खोखलेपन की याद दिलाती है जहां लोग अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की जान की आहुति देते हैं। अगर आप ये सोचकर चैन की सांस ले रहे हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो जरा रुकिए। खुद से पूछिए कि अगर आप उस वक्त उस घर की पहली मंजिल पर होते और ऊपर से सिसकियां आ रही थी, तो क्या आप खामोश रहते? क्या आप उन 100 लोगों से अलग होते? क्या आपको अगर उसे नोचने का मौका मिलता और आपको ये पता होता कि किसी को पता नहीं चलेगा, आप क्या करते? अक्सर हम अपराधियों को राक्षस कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिनको को उन 4 लड़कों ने नहीं बल्कि उस खामोश समाज ने मारा। जिनको कि वो कंक्रीट वाले कब्र आज भी हमसे सवाल पूछ रही है कि हमारी इंसानियत उस वक्त कहां सो गई थी। और सबसे बड़ा डर ये कि इतिहास खुद को दोहराता है। न जाने कितनी जिनको किसी बंद कमरे में दम तोड़ रही होंगी, जहां पड़ोसी आज भी टीवी तेज करके सो रहे होंगे। कहानी बताती है कि राक्षस हमारे आपके जैसे होते हैं, ऐसे ही नॉर्मल दिखने वाले, आसपास